की इस बड़ी कवरेज में आप सबका स्वागत है। बजट थिंक टैंक में अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। रामदेव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले शुरुआत करता हूं सर बजट के साथ ही मार्केट पर भी आपसे राय लूंगा कि मार्केट के लिहाज से कैसा है बजट, लेकिन पहले बताएं बजट में क्या कुछ खास आपको ऐसा लगा, आपको पसंद आया। अ, जो ग्रोथ ओरिएंटेशन जो था वो तो था ही, लेकिन जो एआई के लिए जो उन्होंने डेटा सेंटर्स के लिए जो मूव किया, ये इतना बड़ा मूव है जितना बड़ा सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने 90s में जो किया था, टैक्स फ्री स्टेटस। तो और इन्होंने इस बार ही सीधा 22 साल का अनाउंस किया, 2047 तक का। मेरे ख्याल से इतना बड़ा, इतना अग्रेसिव, तो मेरे को लगता है पूरे बजट का सेंटर तो वही है, मतलब सबसे बड़ा प्रपोज़ल वही है, मतलब 1 टू 10 इज़ दैट। अब उसका इफ़ेक्ट क्या-क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन है बहुत बड़ी चीज़, एकदम से नहीं होगा कल के कल, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल के बेसिस पे आई थिंक इट इज़ अ रियली लॉन्ग टर्म एंड वेरी डीप एंड ग्लोबल एंड इसका मतलब दूसरे इकोनॉमी के दूसरे पार्ट्स में बड़ा इफ़ेक्ट आ सकता है इसका। सो ये बहुत बड़ी चीज़ इन्होंने की है। हम्म, बिल्कुल। तो एआई डेटा सेंटर काफी पसंद आया। बाजार के लिहाज से कैसा लगा सर बजट, आपके लिए अच्छा है या खराब? बाज़ार के लिए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए नेट नेट पॉज़िटिव है, स्पेक्युलेटर्स के लिए पर्टिकुलरली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए नेगेटिव है। चूंकि आपकी तो खुद की एक ब्रोकिंग कंपनी भी है, नेचुरली हाँ जी। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों पर एसटीटी बढ़े हैं। क्या हाँ, कैलकुलेशन चल रही है सर आपके यहाँ की, कितना असर पड़ेगा? देखिए ऐसा उनका समझना है कि इसके लिए करीब 15 से 20% जो टर्नओवर है, दैट माइट गेट रिड्यूस्ड, ऐसा उनका एक अंदाज़ है। लेकिन किसी को नहीं मालूम कि इन्वेस्टर का कैसा बिहेवियर होता है। लेकिन क्योंकि जो एट द मार्जिन जो डेली बेसिस पे जो टर्नओवर होते थे, वो अनवायबल हो जाएगा। तो अनवायबल होते ही वो ट्रेड होगा ही नहीं। और उससे लिवरेज भी कम होगा, थोड़ा लिक्विडिटी भी कम होगा बाज़ार में। तो उनका कहना है कि 15 से 20% टर्नओवर जो है थोड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए बोल रहे हैं। 15 से 20% काफ़ी ज़्यादा होता है टर्नओवर, वो इम्पैक्ट होगा शायद हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा हो। लेकिन एक और आंकड़ा जो है वो है कैपेक्स का, 12,20,000 हाँ करोड़ जी। का। क्या लगता है ये इकोनॉमी में जोश भरने के लिए काफ़ी है सर? एक्चुअल में देखा है तो लास्ट ईयर का नंबर और इस साल का नंबर में कोई फ़र्क नहीं है, 11.5 लाख का 12.25 लाख की है, तो उतना तो इन्फ्लेशन का ही नंबर है। सो बेसिकली रियल टर्म्स में इट इज़ स्टैटिक। सवाल ये है कितने अच्छे से एग्ज़ीक्यूट हो पूरा नंबर, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से दैट इज़ नॉट, मतलब उसका उतना मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है उसका कि भई कोई चेंज आ गया, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। क्या चीज़ आपको लगा है कि बजट में एक मिसिंग है जो की जा सकती थी या करनी चाहिए थी, थोड़ा उससे बेहतर डायरेक्शन मिलता? अभी तो अनिल अभी हो गया, जो मतलब जो आने का था आ गया। और अब ऐसे भी बजट मेकिंग इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सब सब रीजन्स को, सब इंडस्ट्रीज़ को, लोकल, ग्लोबल और फिर टैरिफ ये वो, मतलब इतने इश्यूज़ हैं, उतने हम लोग को जितने इश्यूज़ होते हैं उससे भी 1000 इश्यू वहाँ पर ज़्यादा है। राइट। तो वो सब देखते हुए फिर वो बनाते हैं बजट। तो मेरे ख्याल से जो बनाया है बहुत बढ़िया किया है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट अबाउट 7.5%। मुझे लगता है कि नाउ मेरे को लगता है यहाँ से जो क्रेडिट पॉलिसी जो है, आरबीआई का जो रवैया होगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्रेडिट फ्लो जो है उन्होंने कंस्ट्रेंट किया हुआ था लास्ट ईयर, जो अभी बढ़ के 9-10% से बढ़ के 13% हो गया है। और डिपॉज़िट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आज शेट्टी साहब ने आज ईटी में बहुत ज़ोर से बोला है कि भाई कुछ ना कुछ करो, लेकिन बजट में कुछ आया नहीं। तो अभी मेरे को लगता है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी आगे, वो थोड़ा ज़्यादा एक्शन पैक्ड रहेगा लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मॉनेटरी पॉलिसी अब बॉल आरबीआई के पाले में है, लेकिन एक चीज़ और है जो इस वक्त सबसे ज़रूरी है कि थोड़े से हम टैरिफ के मामले में ट्रम्प साहब का वो पूरा प्रकोप झेल रहे हैं। क्या लगता है सर, कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को मदद मिल पाएगी? और दूसरा ये कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इस बजट से उसको थोड़ा हुँ। जोश आएगा? देखिए डिमांड है, देखिए अनिल, द होल इश्यू इज़ नॉट अबाउट टैक्स कम किया ज़्यादा किया। डिमांड है कि नहीं? आप देखिए अभी ऑटोमोटिव में क्या हालत है। अभी आपके 1-2 नंबर आए हैं। टेल्को के जो पैसेंजर व्हीकल्स है, दे हैव ग्रोन एट 47% इन जनवरी। 71,000 उन्होंने कार बेच दी। ये तो हिस्ट्री अपने आप में। अच्छा, फिर उसके बाद टीवीएस, टीवीएस मोटर का 29% मतलब वॉल्यूम ग्रोथ आया, 5 लाख से ऊपर का डिस्पैच हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये जो है ना, मार्केट इकोनॉमी में बहुत अच्छा मोमेंटम है।
और वो भी इसके लिए हुआ है बिकॉज़ देयर इज़ अ क्रेडिट फ्लो, जीएसटी 2 जो हुआ है, जीएसटी कट हुआ है एंड क्रेडिट एक्सपांशन है। ये दोनों का इम्पैक्ट आपको कंजम्पशन दिख रहा है। ये तो कंट्री में हर चीज़ का कंजम्पशन होने का है। कैन आई अफोर्ड इट? सो अफोर्डेबिलिटी कैन कम ओनली बाय इनकम। सो इनकम एंड क्रेडिट। सो क्रेडिट यदि नहीं दोगे तो वो बनेगा कैसे? सो आई थिंक क्रेडिट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन दिस कंट्री एंड ये यदि इन्फ्लेशन आपका नीचे है तो क्रेडिट बढ़ाना ही चाहिए अच्छे से। सो ठीक बात है। मेरे को लगता है कि बिगर देन बजट विल बी द क्रेडिट पॉलिसी। चलिए क्रेडिट पॉलिसी ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन एक चीज़ और है कि चूँकि कंजम्पशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत तो है, जैसा आपने भी बताया, लेकिन ऐसा क्या कुछ ख़ास है जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा इस बजट में? नहीं यहाँ पर सी बजट में पर से कंजम्पशन के लिए कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है। लेकिन आपका यदि आपके पास 1 लाख का इनकम है तो आप 1 लाख की गाड़ी खरीदोगे, यदि आप उसमें 1 लाख का क्रेडिट दे दो, तो 2 लाख की गाड़ी खरीदोगे। तो इकोनॉमी में 1 लाख के बजाय 2 लाख का काम होगा। एज़ सिंपल मतलब ये तो एटीएफ है। क्रेडिट इन द इंडियन इकोनॉमी इज़ लाइक अ केरोसिन और मे आई वुड से इवन एटीएफ। नाउ वो वो क्रेडिट यदि आप कंस्ट्रेन करोगे, तो क्लियरली देयर विल बी इम्पैक्ट और यदि मान लो उसको आप एक्सेलरेट करोगे, 10% से 15-16 मेरे ख्याल से 14 से 15 परसेंट का क्रेडिट ग्रोथ सस्टेन होना चाहिए, जो पुराना एवरेज हमारा हिस्ट्री है। वो उसको बहुत कम करने से थोड़ा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट बनेगा बट इन्फ्लेशन राइट नाउ इज़ वेरी बिनाइन। तो मेरे को लगता है अगला 4-5 क्वार्टर आई थिंक वी आर गोना सी वेरी गुड क्रेडिट फ्लो एंड वेरी गुड अर्निंग्स ग्रोथ बिकॉज़ ऑफ दैट। लेट्स सी वेदर मेरा जो ऑप्टिमिज्म है इकोनॉमी के लिए और इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन द इकोनॉमी वो थोड़ा देखना पड़ेगा जैसे टाइम आएगा बट आई एम बुलिश। तो सर बजट के बाद बाज़ार को लेकर आपका व्यू कोई बदला है, कुछ बदलाव हुआ है? पहले से ज़्यादा बुलिश हैं, कम बुलिश हैं या थोड़े-से दुखी हैं? बहुत नहीं, नहीं दुखी तो नहीं हूँ मैं, इससे नॉर्मल है लेकिन अभी क्या है ये फॉरेनर्स क्या करेंगे ना आज देखो दुकान बंद है पूरा। आज इंस्टीट्यूशंस पूरे बंद है, ये डोमेस्टिक एज़ वेल एज़ फॉरेन। सो कल वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर अपने समझना पड़ेगा। मतलब इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग दे आर द गाइज़ हू आर ऑलरेडी सेलिंग। अभी ये जो ये जो एसटीटी वगैरह का जो किया है उसमें कई उनके हाई फ्रीक्वेंसी जो सेम डे स्क्वायरिंग के ऊपर जो ट्रेड होते थे, वो सब अनवायबल हो गए हैं। तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे हालाँकि ये मेज़र आएगा सब 1 अप्रैल से, तो अभी 2 महीना तो अभी शांति है। सो हो सकता है कल ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो बिकॉज़ ऑफ दैट लेकिन लॉन्गर टर्म मुझे लगता है कि ये जो मेजर है इट इज़ गोना डिस्टर्ब द एफआई एक्टिविटी इन इंडिया। ठीक बात। लेकिन सर जैसे अगर आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ नहीं है, मोतीलाल ओसवाल पीएलसी या मोतीलाल ओसवाल आईएनसी कोई विदेशी ब्रोकरेज फर्म होती है, विदेशी फंड होते हैं, तो ये वजह देख के आपका मूड बदलता है कि अभी तक जो मैं बेच रहा हूँ, अब बेचना बंद कर देता हूँ, अब आगे से नहीं बेचूँगा, बजट तो अच्छा है? नहीं ऐसा तो इतना तो ज़्यादा फायर पावर दिख नहीं रहा उसमें, एक्सेप्ट फॉर जो बताया मैं डेटा सेंटर वाला जो है, वो थोड़ा क्या लॉन्गर टर्म मेजर है। आज आपने दिया है टैक्स कंसेशन, तो प्रपोज़ल्स आएँगे, उसका मतलब है बड़े-बड़े प्रपोज़ल्स आएँगे। आपने देखा होगा गूगल का $10 बिलियन का सिंगल प्रपोज़ल था और एक और था, 2 $10-10 बिलियन के थे। तो डेफिनिटली ये सब पूरा जितने डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, उसमें ये टैक्स कंसेशन काम आएगा। तो और अब जो है लाइन से जो जो गूगल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने जो अनाउंस किया, ऐसे बड़े-बड़े बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। बिकॉज़ एआई का जो है ना पूरे वर्ल्ड में द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ एआई और उसमें इंडिया उसमें उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ये पर्टिकुलर मेजर विल ब्रिंग इन अ सेंटर स्टेज इन द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप इन द कंट्री। सर डिविडेंड और बायबैक 2 चीज़ें आपके दिल के बड़ी करीब हैं। आप किसी कंपनी हुँ। में निवेश करते हैं तो फिर आप अपनी खुद की कंपनी के लिहाज से भी हमेशा डिविडेंड और बायबैक को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। लगातार डिविडेंड आप देते भी आए हैं। मोतीलाल ओसवाल में भी बायबैक करते आए हैं और जो कंपनियाँ ऐसा करती हैं वो आपको पसंद भी आती है। ये जो नियम बदले हैं अ, एक तो ये कि मार्केट के लिहाज से और दूसरा एज़ अ प्रमोटर आपके लिहाज से कैसे हाँ। देखते हैं आप? सो फॉर द इन्वेस्टर्स इट इज़ वेरी गुड क्योंकि आपका यदि मान लो टैक्स रेट 15% से ऊपर है, तो आपको बेनिफिट होगा क्योंकि टिपिकली बायबैक में जो सरेंडर होता था वो लॉन्ग टर्म में होता था। अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा तो 12.5% हो जाएगा। तो यदि आपका टैक्स रेट 12.5% से ऊपर है, तो जनरली जितने हमारे स्टाफ होते हैं या जिनके पास शेयर्स हैं, उनका 12.5% से ऊपर होता था। तो वो जो 20-22% लगता था पहले बायबैक का, वो गिर के 12.5 हो जाएगा। तो वहाँ पर एक मार्जिनल रिलीफ आएगा क्योंकि बायबैक होना उसके वो शेयर मेरे पास होना और उसमें कितना फ़ायदा होगा, तो ये बहुत मार्जिनल बेनिफिट है बट सेंटिमेंटली इट इज़ ऑन द राइट लाइन्स। बट एज़ अ प्रमोटर
उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरे को 30% लगेगा एज़ इंडिविजुअल प्रमोटर। तो ये शेष वाला लगा के 34-35% लगेगा, सो देयर इज़ नो रिलीफ टू द प्रमोटर्स व्हिच इज़ I don't know why the promoters are singled out, but that is how it is. बाकी डिफरेंट बाकी तो मेरे ख्याल से और तो कोई बदलाव है नहीं डायरेक्ट टैक्सेस में। सर ऑनेस्टली बताइए, क्या ऐसा ज़रूरी है कि एक ही बायबैक पे 3 अलग-अलग तरह की रेट लगे? मेरे अलग, हाँ, आपके अलग, फिर किसी तीसरे के और अलग? क्या मतलब एक नहीं कर सकते सर? मेरे ख्याल से तो करना सबको कैपिटल गेन्स टैक्स में लगा देना था। मतलब व्हाई चिंदी-चोरी जो किए ना उन्होंने कि भई इंडिविजुअल को कैपिटल गेन्स टैक्स और बाकी को स्पेशल टैक्स, हाँ, वो वो सही नहीं है। मतलब है ना, फिर उसमें क्या, तो फिर वो चीर-फाड़ होती है, करेक्ट। मारा-मारी होगा, लड़ाई-झगड़ा होगा एंड इट डज़न्ट लुक गुड। देयर इज़ नॉट वेरी स्ट्रेट, मतलब जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है। हुँ, ये मतलब मतलब है ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। मतलब आई डोंट नो और हाउ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट। हुँ, मतलब बेसिकली प्रमोटर्स जो एक्चुअली जो शेयर शुरू से लेके बैठे हुए हैं 30-30 40-40 साल से, उनको कैपिटल गेन्स का बेनिफिट नहीं दे रहे वो इन बायबैक बेसिकली। करेक्ट। अब ये बताएँ सर कि जो पिछले 3 साल से हुआ है, हर साल जो हाँ, हाँ। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टैक्सेस में बदलाव हुआ है, तो आप तो हुँ, दूरदर्शी हैं सर, भविष्य का जानते हैं, मार्केट के बारे में सब कुछ और सब हुँ। समझते हैं पॉलिसी के बारे में। अगले साल क्या बदलेगा सर ये बताइए? अगले साल क्या बदलेगा? मतलब है आप तो 3 साल बाजार का से रुख की 3 बात कर साल रहे हैं। से कुछ ना कुछ बदल रहा है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, कभी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हाँ। कभी एसटीटी, कभी कुछ, तो फिर तो पक्का है अगले साल भी बदलेगा। अभी अभी इस साल वाला तो आप जॉब कर रहे हैं अभी। अभी इस साल जो हुआ ये बड़ा है। ये पता है ना, 2 नया पैसा का 5 नया पैसा ऑन ऑन फ्यूचर ऑप्शन, बट मोर इम्पोर्टेंटली द ऑप्शन का जो 1 नया पैसा था उसका 1.5 नया पैसा किया। उससे बहुत सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स थे, एक्चुअली इनको मेरे को लगता था इनको जैसे इसमें कैपिटल गेन्स में किए, प्रमोटर्स को अलग कर दिए और रिटेल इन्वेस्टर को अलग कर दिया। ऐसे इसमें जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी बाजार में ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो होते हैं, कंप्यूटर लगा के बहुत मस्ती करते हैं, हर 2 मिनट में खरीदते-बेचते, इनको इनको पनिश करना था, उनको 1 नया पैसा नहीं 2 नया पैसा लगाना था। सो दैट वो उनकी जो एक्टिविटी कम हो जाती। लेकिन जो नॉर्मल आदमी एक आध कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, बेच रहा है, आज खरीद रहा है, कल बेच रहा है, उनको मतलब पनिश करके पूरा बाजार को डिस्टर्ब करके मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। ये हाई आइडिया फ्रीक्वेंसी ट्रेडर को अलग करना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये आइडिया बहुत बढ़िया दिया सर आपने, बिल्कुल सही कहा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर वो एक स्पीड का, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर, स्ट्रेटजी का फ़ायदा उठाकर पैसा बना रहा है, उसका लॉस एक रिटेल ट्रेडर कहीं छोटे मोटी जगह में बैठा हुआ है वो भर रहा है, और वो पैसा वो लेकर जा रहा है। उसमें से सरकार को लगा थोड़ा मैं ले लूँ, अल्टीमेटली ये तो नुकसान कर ही रहा है, पूरा उधर जा रहा है, इसके बजाय बीच में मुझे मिल जाए। तो आपका पॉइंट सही था कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर है उसी पर लगाना था, ये बेहतर होता। ये आइडिया अच्छा था, लेकिन अब हाँ, चीज़ देखिए देखिए, जी। या ये जो बात जो लास्ट है वो जेन इंस्टीट्यूट का जो केस हुआ ना, उसके बाद से वो कैटेगरी जो है अलग है। मतलब उनका उनका टेक्निकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, उनके पास कैपिटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। दे हैव अ बिग ब्रेन पावर एंड दे आर अप अगेंस्ट द स्मॉल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री। अब उनको दोनों को आप बराबर कर दोगे इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, मेरे ख्याल से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर का एक कैटेगरी बनाना चाहिए कि हाउ हाउ टू लुक एट देम। मूल्य में कुछ बदलाव करेंगे इस बजट के बाद कि ये सेक्टर या ये स्टॉक्स थोड़े अब कम पसंद करेंगे, ये थोड़े ज़्यादा पसंद करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, कैपिटल मार्केट में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा क्योंकि वॉल्यूम्स गिरेंगे। अब वो 5% गिरता है, 10% गिरता है, 15% गिरता है, वो समय बताएगा। लेकिन क्लियरली एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स, इनके सबके बिज़नेस थोड़े कम होंगे बिकॉज़ ऑफ लोअर वॉल्यूम्स, ऐसा अभी का समझ है। ओके। बट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मान लो इकोनॉमी बहुत अच्छा चलता है, उसे उसके चलते बिज़नेस बढ़ जाए तो वो बात अलग है। लेकिन आज के दिन में बिकॉज़ ऑफ दिस प्रोविजंस वॉल्यूम्स विल बी लोअर। नाउ वेदर इट विल बी 5% लोअर, 10% लोअर, वो समय बताएगा। और उसी कारण से देखिए खर्चे तो पूरा उतना ही रहते हैं। आपका रेवेन्यू 10-15% से कम होता है, तो उसी कारण से ब्रोकिंग कंपनीज़ और एक्सचेंजेस पार्टिकुलरली जिनका तो पूरा काम ही खाली ट्रांज़ैक्शन का ही 80-90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स आउट ऑफ द ट्रांज़ैक्शन दिस थिंग। I think they will suffer some amount of revenue losses and और ये 4 क्वार्टर चलेगा। तो अभी जो चालू हुआ आपका जो मतलब ये मार्च क्वार्टर होगा तो मार्च क्वार्टर में तो पूरा हो जाएगा। बट स्टार्टिंग 26-27 पूरे 4 क्वार्टर्स इट विल बी डिप्रेस्ड बिकॉज़ यू विल बी कंपेयरिंग द 26-27 ओवर 25-26 जहाँ पर एसटीटी थोड़ा रीज़नेबल था।
बिल्कुल ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर, आपने समय दिया और विस्तार से हर एक मुद्दे पर आपने बातचीत भी की और कुछ बेहतरीन आइडियाज़ भी दिए जो वाकई में काम के हैं कि किस तरह से एसटीटी वगैरह को ज़्यादा बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता था। खाली हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।